हाँ जी बच्चों, बेटा ये इस चैप्टर का लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। आपके सिलेबस में एक डिफरेंस है, एसी और डीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट इज शॉर्ट फॉर्म एसी, डायरेक्ट करंट इज डीसी। तो एसी और डीसी का एक तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको जो डिफरेंस लिखवाया था उसमें दो चीजों का मिक्सचर है। दूसरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं ये। पहला डिफरेंस, पहले सबसे पहला है कि व्हाट इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट इज अ करंट विच फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। जैसे हमने कहा ना, करंट कैसे चलता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जो बैटरी से करंट प्रोड्यूस होता है विच फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल करंट, उसे डीसी कहते हैं। एसी क्या होता है? AC is a current which changes its direction periodically, ऐसे प्लस माइनस। AC ऐसे चलता है जो अपनी डायरेक्शन को हर एक फिक्स इंटरवल के बाद बदलता रहता है। डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी सीधा चलता है प्लस से माइनस की तरफ, उसमें बीच में बदल तो नहीं रहा, प्लस से स्टार्ट हो रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। और एसी कैसे चलता है? वो इस तरह से चलता है, विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक फिक्स इंटरवल बाद अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, प्लस माइनस, उसे डीसी कहते हैं। ये एसी होता है। एसी क्या होता है? जो अपनी डायरेक्शन बदलता रहे एक रेगुलर इंटरवल के बाद। जो हमारे घर में करंट आता है वो ये एसी आता है। ठीक है, जो बैटरी वाले से करंट हम लेते हैं, जिससे मोबाइल चार्ज करते हैं, चार्जर के अंदर एक डिवाइस लगा होता है जो एसी को डीसी में बदल देता है। तो हमारे मोबाइल को चार्ज करने के लिए डीसी चाहिए होता है। ठीक है, जो बैटरी आप नॉर्मली बैटरी जो रिमोट के अंदर करंट लेते हैं वो डीसी वाला करंट होता है। और जो नॉर्मली घर से ये पंखा लाइट वगैरह एसी जिससे चलता है वो एसी होता है। तो एसी कैसे चलता है? एसी ऐसे से चलता है जैसे साउंड वेव चलती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्रेस्ट ट्रफ, ऊपर क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले क्या कहते हैं? ट्रफ। तो उसे हम लोग एसी कहते हैं। और डीसी कैसे चलता है? प्लस से माइनस की तरफ। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस है ना कि इट इज अ यूनिडायरेक्शनल करंट, डायरेक्ट करंट, इट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। और एसी चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे ऐसे। ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट डिनोशन है। फ्रीक्वेंसी की डीसी की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 0। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड। ये टर्न ही नहीं ले रहा है, तो सीधा ही जा रहा है, तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और ये तो टर्न ले रहा है ना, हर सेकंड के बाद घूम जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इट हैज फाइनाइट फ्रीक्वेंसी। हमारे हिंदुस्तान में जो एसी करंट आता है उसकी यूनिट 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, भारतवर्ष में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। और भारत के बाहर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। स्पेस वगैरह में तेज चलता है हमसे करंट। वहां पे जाके अगर तुम्हें शॉक लगेगा तो जा तेज लगेगा, यहाँ पे लगे थोड़ा सा धीरे लगेगा। तो एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है हिंदुस्तान में, और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। तीसरा डिफरेंस, अब जो ये तीसरा डिफरेंस है ये आपके एडवांटेज में भी काम आ जाएगा। तो व्हाट इज एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी? यहां से एडवांटेज लिखना स्टार्ट कर देंगे आप। अगर पेपर में बोलेंगे एडवांटेज बताओ, तो तीसरा और चौथा 2 पॉइंट लिख देना। पहला पॉइंट, मतलब डिफरेंस में हम तीसरा कह सकते हैं, एडवांटेज हमारा पहला पॉइंट है। एसी कैन ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ टाइम। लॉन्ग डिस्टेंस माने कि एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर में एसी पहुंचा सकते हैं ना, 20-20 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर। बिजली बनती है उत्तराखंड में कहीं, वहां से बिजली यहाँ चली आती है ना, वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट्स है, वहां बिजली बनती है, वहां से यहाँ ट्रांसमिट होकर चली जाती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है एसी, लेकिन डीसी नहीं कर सकता। बैटरी के करंट को तुम बोलो कि भैया यहाँ से वहां तक 1 किलोमीटर भेज दो, वो जाएगा ही नहीं, जाते जाते बीच में खत्म हो जाएगा। तो डीसी को हम लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं ट्रेवल करा सकते, एसी को हम लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करा सकते हैं। क्यों? एसी में एनर्जी लॉस कम होता है, डीसी में लॉस बहुत ज्यादा होता है, बट जल्दी जल्दी एनर्जी लॉस हो जाएगी, एटमोस्फेयर में चली जाएगी, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो डीसी लॉस ज्यादा होता है, एसी में लॉस कम होता है।
एसी में लॉस कम होगा तो दूर तक करंट चला जाएगा, और डीसी वाला उतने दूर तक नहीं जा पाता। दूसरा एडवांटेज, एसी एसी जो होता है उसमें आपका कम, मतलब सस्ता होता है, एक तरह से कह लो आप, ये हम लिख लेना आप लोग बाद में। एसी जो होता है, ये हमने लिखा नहीं है, एसी इज कंपेरेटिवली चीपर देन डीसी। डीसी, अब जैसे गाड़ी की बैटरी है, इतनी सी बैटरी होती है वो, है ना, वो एक गाड़ी को चलाती है, ज्यादा ज्यादा उसमें एक दो बल्ब चल जाते हैं और छोटी मोटी चीजें चल जाती हैं, उसका भी एक लाइफ होता है, खत्म हो जाती है, वो इतनी महंगी आती है, उसको दोबारा रिप्लेस करो, उसके पार्ट्स भी बहुत महंगे होते हैं। तो डीसी जो है वो बहुत महंगा पड़ता है कंपेरेटिवली। जैसे ये सारी चीजें अगर हमने डीसी से चलाना हो, चल तो जाएंगी, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें कॉस्ट उसका। एसी का जो बिल आता है वो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑल्टरनेट करंट का जो हमारा बिल आता है, वो कंपेरेटिवली डीसी से बहुत सस्ता होता है। तो एसी इफेक्टिव है, ज्यादा दूर तक जाता है और सस्ता होता है, डीसी उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, एसी में शॉक बहुत तेज लगता है। एसी में अगर शॉक लगेगा तो बहुत ज्यादा लगेगा, डीसी में शॉक नहीं लगता उतना, उतना उसकी एनर्जी में उतना शॉक नहीं लगेगा जितना एसी में लगेगा, क्योंकि एसी फ्लक्चुएट होता रहता है, डीसी एक डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो एसी में शॉक लगेगा, डीसी में शॉक कम लगेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एसी और डीसी के। ठीक है, अच्छा, फिर एक डिफरेंस और लिख लेना भैया, एसी बनता कैसे है। एसी एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बनता है, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बनता है। हाइड्रो माने पानी से जो टरबाइन चला के बिजली बनाते हैं, पता है ना, ऊपर से पानी गिरता है, टरबाइन घूमती है, जनरेटर चलता है, बिजली बनती है, वो एसी बनता है। डीसी कैसे मिलता है हमें, डीसी हमें बैटरी से मिला है। डीसी जनरेटर भी होते हैं, एसी जनरेटर भी होते हैं जिनसे एसी मिलता है, डीसी जनरेटर होते हैं जिनसे डीसी मिलता है, और बैटरी से भी हमें डीसी मिलता है। जो ड्राई सेल होता है ना, जो घर में इस्तेमाल करते हैं, उनसे हमें डीसी मिलता है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस कैसे होता है वो याद रखें। एडवांटेज याद होगा आपको, एडवांटेज आपने एक लिखा है, थर्ड वाला पॉइंट, एक बाद में आप वो लिख लेना कि क्या एक डिफरेंस और बताया कि एसी सस्ता है कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू डीसी, एसी इज चीपर एज कंपेयर टू डीसी। फिर अगला टॉपिक है बच्चों, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो घर में सर्किट लगते हैं उसकी बात हो रही है ये, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। घर में आपने देखा आपकी जो स्विच होती है ऐसी होती है, 3 प्लग वाली स्विच होती है ना, 3 प्लग वाली स्विच होती है। तो जो 3 प्लग वाली स्विच है, इनके नाम होते हैं। तो वायर भी हमारे पास 3 वायर लाइन होगी, जो हमारे पास वायर होता है उसमें 3 वायर होती है, एक 2 वायर वाली लाइन होती है, एक 3 वायर वाली लाइन होती है। जो 3 वायर वाली लाइन होती है वो किससे, उसका नाम है बेटा, पहली का नाम है लाइव वायर, पहली वाली का नाम है लाइव वायर। जो रेड कलर की इंसुलेशन होती है, जो लाल कलर की तार होती है ना बीच में एक रेड कलर जिसपे कवर होता है, उसे लाइव वायर कहते हैं। ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करती है, जैसे प्लस होता है ना, पॉजिटिव की तरह बिहेव करती है रेड, और इसकी वोल्टेज सबसे ज्यादा होती है, इट इज मेंटेन्ड एट हाई वोल्टेज, इट इज मेंटेन्ड एट हाई वोल्टेज, इसकी वोल्टेज सबसे ज्यादा होती है। तो ये प्लस, मान लो ये वाला प्लस है, ये रेड कलर वाला है, और इसकी वोल्टेज सबसे ज्यादा है, जिसमें हम लोग लगाते हैं लाइव वायर। दूसरी वायर होती है उसे न्यूट्रल वायर कहते हैं। न्यूट्रल वायर होती है ब्लू कलर या ब्लैक कलर वाली, ब्लू या ब्लैक कलर की जो कवरिंग होती है जिसके ऊपर, वो न्यूट्रल वायर होती है, वो नेगेटिव की तरह बिहेव करती है और उसकी मिनिमम वोल्टेज होती है। ये प्लस रेड वाली और ब्लू या ब्लैक वाली माइनस, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज और इसकी मिनिमम वोल्टेज। इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है, इसका वोल्टेज माइनस इसका वोल्टेज, वो हिंदुस्तान में 220 वोल्ट होता है। हमारे यहाँ जो घर में वोल्टेज आती है उस पर लिखा होगा 220 वोल्ट करके लिखा होता है। तो हिंदुस्तान में यानी इंडिया में हमारे यहाँ कितना वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, 220 वोल्ट का, इन दोनों के बीच में, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में। तीसरी होती है ये वाली, इसे अर्थ वायर कहते हैं, जो सबसे ऊपर वाली होती है ना, सबसे बड़ी वाली जो होती है, इसे अर्थ वायर कहते हैं, जिसपे ग्रीन कलर की कवरिंग होती है। इसके बिना भी सर्किट चल जाता है, अगर आप ये वाली तार हटा दो, खाली यही दोनों लगा दो तो चल जाएगा, लेकिन इन दोनों में से एक भी हटाओगे तो नहीं चलेगा। जो 3 वाली स्विच होता है आपका, उसमें से अगर ये अर्थ वायर हटा दो फिर भी दोनों से चल जाएगा। तो फिर इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है सेफ्टी मेजर के लिए। कभी कभी करंट एक्सेस हो जाता है या लीकेज होता है करंट का, करंट कहीं से लीक हो रहा होता है, तो ये क्या करता है अर्थ वायर, अर्थ वायर का एक हिस्सा अंदर से तार लगा के, एक छोटी सी मेटल की प्लेट होती है,
उस प्लेट को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, आपके स्विच के अंदर ही होता है। स्विच के अंदर इसके अंदर एक तार लगाते हैं, तार लगा के एक मेटल के टुकड़े से जोड़ते हैं और उसको जमीन के अंदर डीपली बरीड कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, तो ज्यादा करंट कभी कभी चला जाएगा ना स्विच में, कभी लीकेज होगा, तो ये अर्थ वायर उसे ले जाएगी और जमीन में चली जाएगा वो करंट। मतलब जिसके पास अर्थ वायर नहीं होगा, अगर उसके यहाँ लीकेज हुआ करंट का, तो वो आपके डिवाइस के ऊपर फैल जाएगा। जैसे फ्रिज है, फ्रिज में अर्थ वायर, अर्थ वाली तार नहीं लगी हुई, तो अगर एक्सेस करंट आया तो वो फ्रिज के ऊपर पूरा करंट फैल गया। अब आप फ्रिज को अगर छूओगे तो आपको करंट लगेगा। कभी कभी होता है ना, कोई कोई डिवाइस छूने पे करंट आ रहा होता है, क्यों? उसकी अर्थिंग खराब है या उसके अंदर अर्थिंग नहीं हुई है। तो ये जो अर्थ वाली वायर है उसकी या तो खराब है या तो हुई नहीं है। कभी कभी देखा इसके ऊपर भी आता है, जो लगा हुआ है ये आपका, ये स्टेबलाइजर जो है, तो इसकी अर्थिंग में भी दिक्कत है, तभी वो डिवाइस के ऊपर करंट फैल जाता है। जब डिवाइस को छूने से करंट लगता है, इसका मतलब उसकी अर्थिंग में प्रॉब्लम है। अर्थ वाली तार अगर सही से लगी होती तो वो इसके ऊपर नहीं आता करंट, वो अर्थ पे चला जाता है एक्सेस करंट, तो आपको वो शॉक से बचाता है। ये अर्थ वाला वायर, ग्रीन वाला वायर का काम है प्रोटेक्ट करना। इट इज अ प्रोटेक्टिव मेजर वायर। हमारे घरों में दो तरह की प्रोटेक्शन होती है, एक अर्थ वायर जो हमें एक्सेस करंट से बचाती है, लीकेज से बचाती है, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? आपने देखा होगा अपने मीटर के बाहर, जहां मीटर लगा होता है घर के बाहर, वहां मीटर के बाहर एक व्हाइट कलर का ऐसे छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप का होता है, डिब्बी सी होती है व्हाइट कलर की, ऐसे बड़ी बड़ी डिब्बी लगी होती है। देखा है रेक्टेंगुलर का, व्हाइट कलर का, इधर इधर थोड़ा थोड़ा सा। तो हमारे घर के बाहर एक व्हाइट कलर का एक इस तरह से सॉकेट टाइप लगा होता है, उसे इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं। इसका क्या काम है, ध्यान से सुनना। फ्यूज, फ्यूज के अंदर, फ्यूज यहाँ से निकल आता है बाहर, फ्यूज के अंदर एक पतली सी तार होती है, बस बहुत पतली सी एक तार होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कभी कभी क्या होता है कि बाहर से सप्लाई ज्यादा करंट की आ जाती है, जैसे यहाँ पे तो कम होता है, शहरों में, गांव के इलाकों में ज्यादा होता है। कभी ज्यादा करंट आ गया पीछे से, कभी कम करंट हो जाएगा, कभी वोल्टेज ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, क्योंकि सप्लाई उस हिसाब से रहती है। कभी कभी ज्यादा वोल्टेज आ जाता है ना, तो वहां के बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाते हैं, ट्यूबलाइट खराब हो जाती है, डिवाइस खराब हो जाते हैं, तो वो लोग स्टेबलाइजर लगा के रखते हैं वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए। अच्छा, तो ज्यादा करंट आए तो ये क्या करेगा, बाहर से सप्लाई ज्यादा आ गई ना, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये पिघल के टूट जाता है। जब ये पिघल के टूट जाएगा तो आपके घर के अंदर वो ज्यादा वाला करंट नहीं आने देगा, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए आएगा। जैसे ही थोड़ी देर के लिए यहाँ पहुंचा, ये पिघला, टूट गया, टूट गया तो मेन सप्लाई खत्म, मेन बाहर की सप्लाई रोक देगा, तो वो करंट आपके घर के अंदर नहीं आ पाया। अगर घर के अंदर आ जाता तो जो डिवाइस चल रहे हैं उन पे चला जाता, उनके सर्किट को जला देता, वो जल जाते, वो खराब हो जाते। तो ये आप एक्सेस करंट को बाहर से आने से रोक देता है, खुद ही पिघल के टूट जाएगी तार। फिर ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन आते हैं, फ्यूज की तार बदल देते हैं, बस नया फ्यूज वायर लगा देते हैं या फ्यूज नया लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ का प्रोटेक्टिव मेजर है। तो दो प्रोटेक्टिव मेजर है। अगर आपसे बोले व्हाट आर दी प्रोटेक्टिव मेजर्स इन डोमेस्टिक सर्किट, सो देयर आर टू प्रोटेक्टिव मेजर्स, अर्थ वायर एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज। अर्थ वायर हेल्प्स इन लीकेज ऑफ करंट, लीकेज ऑफ करंट को प्रोटेक्ट करता है, उसको डिवाइस पे नहीं फैलने देता, शॉक नहीं लगने देता आपको। और ये क्या करता है, ये एक्सेस करंट को, ज्यादा करंट बाहर से आ जाए तो खुद पिघल के टूट जाता है, ताकि ज्यादा करंट आपकी डिवाइस तक ना आने पाए, आपकी सर्किट खराब ना हो, आपके जो डिवाइसेज हैं वो खराब ना हो। वरना आए दिन गांव वगैरह में क्या, आए दिन बल्ब फ्यूज हो जाता है, क्योंकि बाहर से वोल्टेज ज्यादा आ जाती है। कभी टीवी खराब हो जाता है, टीवी के अंदर का सर्किट जल जाता है, कुछ हो जाता था, पहले ऐसा होता था, अब तो खैर काफी सुधार हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा शॉर्ट सर्किट। कभी कभी क्या होता है, ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का ना ऊपर का इंसुलेशन जल जाता है, कभी ना तो स्पार्क होता है बड़ी तेजी से। दो तार आपस में जब टकरा जाती हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब उसके ऊपर का प्लास्टिक जल गया, उसके ऊपर का प्लास्टिक जल गया तो वो टच हो जाएंगी, जैसे वो टच हो जाती है तो उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो बड़ी तेजी से स्पार्क होता है, स्पार्क होता है, वो एमसीबी अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि भाई जैसे ज्यादा करंट हो एमसीबी गिर जाती है, एमसीबी ट्रिप हो जाती है, तो उससे आपके घरों के अंदर वो डिवाइसेस को नुकसान नहीं पहुंचाता। डिवाइस के पास करंट पहुंचने से पहले एमसीबी गिर गई, मेन स्विच बोर्ड जो होता है वो गिर जाता है, ट्रिप हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द इंसुलेशन। ऊपर की इंसुलेशन खराब, वो टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है?
देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग की वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैंने एक स्विच है 2 एम्पेयर का बनाया गया है, जैसे ये देख लो, ये 2 एम्पेयर का है, और हमने क्या किया उसमें, ये 2 पंखे लगा दिए, फिर इधर से एसी भी लगा दिया, कुछ लगा दिया, और है 2 एम्पेयर का काम, उससे 3-4 एम्पेयर का लेना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा कि एक कम डिवाइस, कम वाला स्विच है, आप उसमें 3-4 प्लग एक साथ मल्टी प्लग लगा के आप उसमें बहुत सारा काम लेना चाह रहे हो, तब इसे कहते हैं ओवरलोडिंग। है 2 एम्पेयर, काम ज्यादा ले रहे हो, तो फिर क्या होगा कि भैया हीट हो जाएगा, ये पूरा ऊपर का इंसुलेशन जल जाएगा, जल जाएगा तो टूट जाएगा, फिर वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझे ओवरलोडिंग क्या फर्क होता है? ओवरलोडिंग में ना एक जिससे जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा लेना, एक स्विच में बहुत सारी चीजें लगा देना, मल्टीपल डिवाइसेस लगा देना, ये नहीं जलेगा, ये हल्के हल्के हैं। अगर यहाँ पे एसी लगा दिया तब दिक्कत हो जाएगी। एसी थोड़ा सा ज्यादा वोल्ट, प्रेस लगा दिया तुमने, प्रेस भी ज्यादा वोल्टेज लेता है, तब दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फ्यूज पे ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब एक बेटा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर आप एक बुक दे दो, फिर आप वैसा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा या आप इसी को पूरा कर लेना। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बोर्ड की तरफ सबका ध्यान सुनो। उन्होंने बोला आपके घर में एक फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, आपसे पूछा बताओ वो काम करेगा कि नहीं करेगा, उसकी रेटिंग दे रखी है। फ्यूज के आपने अपने घर में प्रेस लगाया, और प्रेस का जो था वो था आपका, मैं आपको कर बताता हूँ। आपने अवन लगाया, इलेक्ट्रिक अवन, ध्यान सुनना, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक अवन लगाया 2 किलोवाट का, 2 किलोवाट का इलेक्ट्रिक अवन आपने इस्तेमाल किया अपने घर के सर्किट में, ठीक है, और आपके घर के सर्किट की जो वोल्टेज सप्लाई थी वो 220 वोल्ट थी, और जो करंट थी वो 5 एम्पेयर का रीडिंग था। तो ये अवन आपके यहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा, ये है सवाल। मतलब फ्यूज अगर लगा होगा, फ्यूज की रेटिंग है 5 एम्पेयर की सपोज, तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सवाल है। अगर होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए क्या प्रिकॉशन उठाएंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये किलोवाट क्या चीज है? वॉट किसकी यूनिट होती है? वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। तो 2 किलोवाट, 1 किलोवाट 1000 वाट, 2 किलोवाट 2000 वाट, किलो माने 1000 है ना? तो बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान दे ले इधर, पावर कितना दे रखा है आपको? 2000 वाट। तो आप क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? VI। वोल्टेज तो सप्लाई घर में ही लगा रहे हो, तो वोल्टेज कितनी है? 220। यहां से करंट निकालेंगे आप, जो ये अमन लेगा, 2000 डिवाइडेड बाई 220, ये कितना आया? ये हुआ जी 11, और इधर हो गया 100, 100/11, 9 पॉइंट कुछ कुछ आएगा ना, 9 पॉइंट कितना आएगा ये? 100/11, 11 9 99, एक बचा पॉइंट लगा 0, एक और पॉइंट, 9.09 के आसपास आ जाएगा। देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक ओवन कितना करंट ले रहा है? 9 एम्पेयर के आसपास, और आपके यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 5 एम्पेयर। तो आपका फ्यूज जल जाएगा, या आप उससे ज्यादा करंट ले रहे हो, तो आपका डिवाइस जो है वो ओवरलोडिंग हो गया ना। तो आप बोलोगे कि आप अपने घर में कम से कम 10 एम्पेयर का फ्यूज लगाओगे, या जो सप्लाई है वो कम से कम 10 एम्पेयर वाली मंगाओगे, ताकि वो जले ना फ्यूज। बात समझ में आई? तो आप बोलोगे कि अगर हम 9 एम्पेयर उसमें लगा रहे हैं तो वो ज्यादा करंट खींचेगा, तो ज्यादा करंट पहुंचने के चक्कर में वो फ्यूज की रेटिंग ही 5 एम्पेयर की है, तो वो जल जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि वी विल यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ एटलीस्ट 10 एम्पेयर। आप 10 एम्पेयर की करोगे। तो इन दिस केस, अभी इसमें क्या होगा? इन दिस केस फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज विल बर्न, ठीक है। तो इस केस में ऐसा हो जाएगा, तो आप उसको कम से कम 10 एम्पेयर वाला फ्यूज इस्तेमाल करोगे। ये बात समझ में आ गई? ये सब आपने लिख ही रखा है ना? अभी क्वेश्चन आंसर देखो आप जरा ध्यान से, और सुनिए बोर्ड की तरफ, और आप अभी खुद करना। अब मुझे बताइए इधर बोर्ड की तरफ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आंसर, ये वाला तो अभी आप कर लेना,
ये इंटेक्स का है क्वेश्चन, करना तो आपने सारे ही है। अब जरा एक्सरसाइज पे आ जाओ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, बोर्ड की तरफ सबका ध्यान। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप इसे कंप्लीट कर लो जल्दी से, आज की डेट में चैप्टर को खत्म कर लो। 5-7 मिनट और लूंगा मैं। बोर्ड की तरफ ध्यान सबका। क्वेश्चन नंबर 1, एज पर न्यू बुक का नहीं। हाँ देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप बताना। क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड की तरफ ध्यान। एक वायर है, उसके ऊपर करंट है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, कैसे बनती है? इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, याद है? राइट हैंड थंब रूल है ना। करंट ऊपर जा रहा है, जिधर उंगलियां बंद है उधर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है कि सेम रहता है? इंक्रीज होगा ना, स्पार्क होता है तो करंट राइजेस शार्पली, करंट इंक्रीजेस शार्पली, इंक्रीजेस हैवीली, तो सी ऑप्शन है। बात समझ में आई? अगला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पुरानी बुक चाहिए भैया, नई बुक में छपाई नहीं है। पुरानी नहीं है? पुरानी किसी के पास बुक? पुरानी बुक। नई बुक में ऑप्शन ही नहीं छपे तो पुराने बुक वालों की मदद लेंगे सब लोग। हाँ जी, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पुरानी बुक में ये 6th क्वेश्चन है, नई बुक में 3rd जो है वो पुरानी का 6th है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, आपकी नई बुक जिनके पास, उनके पास पहली 2 स्टेटमेंट लिखी नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लेना। पहली स्टेटमेंट, अच्छा इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये दोनों सिलेबस से डिलीटेड है, तो तो अब सी और डी ही ठीक, मतलब जो उन्होंने लिखी है वही ठीक है, मतलब इन्होंने ऑप्शन ही काट। दो में से बस ट्रू फॉल्स बताना है तुमने, सी और डी से। सी है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर करंट कैरिंग विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जो आपको याद है एक सर्कुलर कॉइल बनाई थी हमने, इसके बाद इसके मैंने आपको बताया जहां से करंट एंटर करता है साउथ और जहां से करंट निकलता है वो नॉर्थ। सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल निकलती है ना, स्ट्रेट लाइन निकलती है, तो पहला वाला ट्रू है। अगला, जो ग्रीन इंसुलेशन, अगला क्वेश्चन है, वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज लाइव वायर, सही है ये? फॉल्स। ग्रीन वाली क्या होती है? अर्थ वायर। ग्रीन वाली क्या होती है? अर्थ वायर, लाइव वायर नहीं होती, तो ये फॉल्स है। ये समझ में आ गया? दूसरा, ये था क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, न्यू बुक के हिसाब से चलते हैं। न्यू बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के मेथड बताइए। हाउ विल यू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? पहला, हाँ एक तो कंपास, एक तो बार मैग्नेट से बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दूसरा, वायर में करंट पास करा दो। तीसरा, सोलेनॉइड पता है ना, तो ये बहुत है। कंपास नीडल भी लिख सकते हो आप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से बना सकते हो? बार मैग्नेट से, और वायर में करंट दे दो वो भी मैग्नेट बनता है, और सोलेनॉइड, याद है? सोलेनॉइड से भी करंट। 3 मेथड। 4th क्वेश्चन, 5th, आपको बताया था कि कोई भी वायर जिसके अंदर करंट है उसको मैग्नेट के बाहर रखोगे तो मैग्नेट उसमें फोर्स लगाता है। फिर आपको बताया था फोर्स सबसे ज्यादा कब होगा? आपको बताया था ना कि एक मैग्नेट है उसके बाहर मैं वायर रख दूं जिसमें करंट है, तो इस, हाँ याद आ गया। तो जब 90 डिग्री पे रखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वायर कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री। ठीक है, कि वायर एट 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर 90 डिग्री आए तो फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम। और मिनिमम कब होता है? 0 और पैरेलल पे 0, याद है? पिछली क्लास में जिसने पढ़ा था ध्यान लगा के उसको याद है। अगला क्वेश्चन, 6ठा, अब मैं पढ़ रहा हूं, आप डायरेक्शन बताना। अच्छा आप ये भी बताना कौन सा रूल लग रहा है इसमें। 2 ही रूल करे ना इस पूरे चैप्टर में, एक कौन सा करा है? राइट हैंड थंब रूल, दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप मुझे बताना कौन सा रूल लग रहा है। बेटा ध्यान, बोर्ड की तरफ सीधे बैठो, इधर क्वेश्चन सुनो। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम बैक वॉल टू द फ्रंट वॉल। इलेक्ट्रॉन बैक से फ्रंट की तरफ आ रहा है, ठीक है, बैक से फ्रंट की तरफ, तो करंट कहां जा रहा है?
इलेक्ट्रॉन आ रहा है बैक टू फ्रंट, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो करंट उल्टा जाएगा ना, करंट कहाँ जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट। तो कभी यहाँ ईस्ट वेस्ट की बात नहीं है, आप बोलोगे कि बैक में जा रहा है करंट, पीछे की तरफ जा रहा है ना, फ्रंट टू बैक जा रहा है या वेस्ट जा रहा है, ऐसे का मतलब। आगे सुनो क्वेश्चन में, तो इन्होंने बोला कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा रूल लगाएंगे पहले तो ये बताओ। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, खाली करंट ही तो दे रखा है, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे ना, करंट कहाँ जा रहा है, पीछे, तो उंगलियां कैसे बंद हो रही है, इस तरफ, किस तरफ, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, है ना। तो लेफ्ट हैंड को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, राइट हैंड को क्या बोलते हैं, साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे बोल सकते हो। ये लेफ्ट हैंड टू नॉर्थ, राइट हैंड, ये कौन सा वाइज है, क्लॉक वाइज है एंटी क्लॉक वाइज, ये क्या है, ये क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज बोल देना, समझे। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ और क्लॉक वाइज दोनों बोल सकते हो, बोल दोगे, लिख लोगे मतलब। अगला क्वेश्चन 7, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप बताना। अच्छा, इसमें से बच्चों एक पार्ट, थर्ड पार्ट कटा हुआ है, थर्ड क्रॉस कर दो 7th क्वेश्चन का। फर्स्ट और सेकंड पार्ट सिलेबस में है, थर्ड पार्ट डिलीटेड है। 7th क्वेश्चन नई बुक में 7, पुरानी बुक में 15 का थर्ड पार्ट डिलीटेड है। पुरानी बुक में मैं भी डिलीट करवा देता हूँ जो जो क्वेश्चन कटे हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान, बस उसने बोला है कि आपने सिर्फ रूल को स्टेट करना है, कौन सा रूल है पहले पहचानो और स्टेट करो। पहला क्वेश्चन, बोर्ड की तरफ ध्यान, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कौन सा रूल लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट, राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलती है, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। उसको स्टेट कर रहा है, स्टेट का मतलब समझते हो, उसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, खाली नाम नहीं लिखना। स्टेटमेंट याद है, इमेजिन वी होल्ड अ current carrying wire in such a way that the thumb point in the direction of current, then the fingers wrapping around the conductor will give us the direction of magnetic field. Fingers wrapping around the conductor will give us the direction of magnetic field. Next, अब एक ही रूल बचा, वही होगा। अगला क्वेश्चन है, force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसको स्टेट कर देना, याद है, FBI, FBI स्टेट कर दोगे, ठीक है। इमेजिन इफ वी स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। देन द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस फोर फिंगर विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, FBI याद रहेगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर हम इसलिए कर रहे हैं। अगला, शॉर्ट सर्किट कब होता है, कब होता है शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग में। ओवरलोड मतलब आप बोलोगे व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर बाय ब्रेकिंग इंसुलेशन, इंसुलेशन ब्रेक करने के बाद पता चला गया, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ आ जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो उसका कारण ओवरलोडिंग भी है और इंसुलेशन का जलना भी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, अर्थ वायर का क्या फंक्शन है, कर लोगे। अर्थ वायर का क्या काम होता है, लीकेज ऑफ करंट से बचाता है, शॉक से बचाता है। बोलते हो मेटल क्यों लगाते हैं जमीन में, इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि जो एक्सेस करंट होगा, जो लीक वाला करंट होगा, वो उसको जमीन में ले जाएगा, जमीन में ले जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, मतलब नेट वोल्टेज जीरो हो जाएगी ना, आपको नहीं लगेगा, डिवाइस के ऊपर वोल्ट करंट नहीं आएगा, समझ में। अभी आप ना ये वाला क्वेश्चन करो सबसे पहले, ये है बेटा पेज नंबर 205 पर, 205 का सेकंड क्वेश्चन है न्यू बुक में, 20 मतलब इन टेक्स्ट का देखो दूसरा क्वेश्चन आखिरी सेकंड लास्ट पेज पे, उसके बाद एक्सरसाइज सारी खत्म कर लो जल्दी से कॉपी में, पॉज कर दे बेटा।